अब समझिए गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। तो जैसे हम लोग फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़े थे गॉस लॉ चार्ज के केस में, ठीक है। तो जैसे अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई चार्ज है, ठीक है, हमारे पास कोई चार्ज है, अगर ये प्लस चार्ज है तो ये अपने थ्रू क्या निकालेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालता है ना, ये बात हम लोग को मालूम है सर, निकालता है। अगर कोई दूसरा चार्ज है माइनस क्यू तो ये क्या करेगा, अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लेके आएगा, लेके आएगा। तो ध्यान से समझिएगा कि अगर सर चार्ज है, अकेला अकेला चार्ज है, तो या तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकालेगा या तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएगा, समझ गए बात। लेकिन सर अगर हम लोग एक मैग्नेट का बात करते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, सर कभी नॉर्थ और साउथ पोल अलग अलग हो सकता है क्या, नहीं। तो मान लेते हैं ये एक सरफेस है, क्या है, एक सरफेस है। सर यहां से जितना लाइन निकलेगा ना उतना ही लाइन इसी सरफेस में वापस आ जाएगा, ये बात पक्का बात है सर, जितना फील्ड लाइन निकलेगा उतना फील्ड लाइन आ जाएगा। बट सर यहां ऐसा केस है क्या, सर ये तो अलग एक चार्ज है और ये एक चार्ज अलग है। अगर यहां एक सरफेस बनाते हैं और पूछे फ्लक्स कितना है, 1 2 3 4, फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो क्रॉस करे एक सरफेस को परपेंडिकुलरली। तो सर यहां पर देखिए 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन क्रॉस कर गया, तो फ्लक्स कितना हो गया, 4, एक सरफेस से 4 लाइन क्रॉस कर गया। सर यहां भी अगर ऐसे कर दें तो सर 90 पे 1 2 3, यहां भी 3 लाइन आ रहा है। सर ये दोनों अलग अलग है, आइसोलेटेड हो सकता है, हो सकता है। बट सर मैग्नेट के केस में कभी भी ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता है कि सिर्फ ऐसा हम लोग एक चुंबक बनाए जिसमें खाली नॉर्थ पोल लिखे, पॉसिबल है नहीं है। अगर सिर्फ नॉर्थ पोल हो जाता तो सर यहां से फील्ड लाइन निकलता, एक सरफेस बनाते तो फ्लक्स आता कि नहीं आता, आता। बट अभी क्या हो रहा है सर कि सर यहां साउथ पोल होता ही होता है और 3 लाइन निकला तो 3 लाइन आ भी गया। तो सर जितना फील्ड लाइन आउट हुआ उतना फील्ड लाइन इन हुआ, तो नेट कितना लाइन हुआ सर, 0 0 हो गया। तो इसीलिए लिखा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब समेशन सारा फील्ड लाइन का, मैग्नेटिक फील्ड एक सरफेस पे कितना होता है, 0। एक पूरे सरफेस पे देखा जाएगा तो 0। और हम लिखवाए हैं क्या कि सर उस लिखवाए है ना कि जितना इन हो रहा है उतना ही आउट हो रहा है फील्ड लाइंस, यही लिखा है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स आ गया, फ्लक्स मतलब समझ रहे हो ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो क्रॉस कर रहा हो थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज 0। एक वर्ड यूज किया नेट, नेट का मतलब हम लोग पूरा देख रहे हैं कि कितना यहां से लाइन निकला, कितना लाइन वापस आ गया। ऐसा क्यों हो रहा है सर, क्योंकि सर कभी भी मैग्नेट पे आइसोलेटेड पोल पॉसिबल नहीं है, ये भी लाइन लिखवाए है ना, मोनोपोल्स आर डू नॉट एग्जिस्ट, हमेशा 2 पोल ही होगा, तो एक पोल से जितना निकलेगा दूसरे पोल पे उतना आ जाएगा। सर यहाँ से 10 लाइन निकला तो यहाँ से 10 लाइन आ गया, तो एक सरफेस बनाए हैं, सर यहाँ से 10 लाइन निकल रहा है तो फ्लक्स 10 हो गया। लेकिन सर फिर यहाँ से 10 लाइन आ भी रहा है तो फ्लक्स -10 हो गया, 10 - 10 0, तो नेट फ्लक्स कितना। इसीलिए सर ये फॉर्मूला है BDS 0। समझ में आ गया गॉस लॉ, आ गया कि नहीं आ गया। नेक्स्ट है बार मैग्नेट इक्विवेलेंट टू सोलेनॉइड। तो बार मैग्नेट जैसा होता है वैसे ही क्या होता है, सोलेनॉइड होता है। तो बार मैग्नेट का भी 2 पोल होता है, नॉर्थ और साउथ। तो सोलेनॉइड में भी 2 पोल बनता है, साउथ और नॉर्थ। सर इसमें भी नॉर्थ पोल से निकल के मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ में जाता है, यहां से भी नॉर्थ से साउथ, सेम इसमें भी सर नॉर्थ से निकल के किस में जाएगा, साउथ, और अंदर अंदर इसमें साउथ से नॉर्थ। तो जैसा फील्ड लाइन यहां बना वैसा ही फील्ड लाइन यहां बनेगा। तो सर जो फॉर्मूला होगा मैग्नेटिक फील्ड का, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेम है तो दोनों का फॉर्मूला भी क्या होगा, एक ही होगा, सेम ही होगा, वो है μ0/4 पाई 2m/r³। अब किसको किसको याद है μ0 बराबर क्या होता है, भूल गए सब, 10 की पावर -7 इंटू 4 पाई, ठीक है, भूलो मत इसको। अब ये हो गया, फॉर्मूला सेम है, इसका डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट हम लोग पढ़े मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फोर्स। तो ये सिंपल सा बात ये बोलता है कि सर एक सोलेनॉइड रख दिए और सोलेनॉइड में अगर करंट फ्लो करेगा तो ये क्या बनाएगा, अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। और सर वहां पे मैग्नेटिक फील्ड में एक सब्सटेंस रख देते हैं, लोहा, एक लोहा रख देंगे, तो ये लोहा मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है आसपास, किसके वजह से बन रहा है, सोलेनॉइड की वजह से। तो इस लोहा में भी क्या हो जाएगा सर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगा, ठीक है, ये भी अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाने लगेगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, मतलब जितने स्ट्रेंथ से बनाएगा उस स्ट्रेंथ को, उस ताकत को क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग फोर्स। समझ गए।
देखिए फॉर्मूला है इसका मैग्नेटिक फील्ड का, ये किसका फॉर्मूला है? सोलेनॉइड का। सोलेनॉइड का फॉर्मूला है म्यू नॉट NI। अब इस NI को हम लोग H लिख दिए। अब इस H को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो यही H क्या है हमारा? मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फोर्स, ये B अपॉन म्यू नॉट कहलाया। समझ में आया? तो सर ये है क्या फोर्स? सर ये वो ताकत है जिस ताकत से वो सब्सटेंस के अंदर वो प्रॉपर्टी आ रहा है। कौन सा प्रॉपर्टी? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना सर, यहाँ पे रख दिए। अब इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इसके अंदर किस ताकत से वो बन रहा है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ रहा है, वही क्या कहलाता है सर? मैग्नेटिक फोर्स। समझ में आया? फॉर्मूला हुआ B अपॉन म्यू नॉट। B का यूनिट क्या होता है? टेस्ला। और म्यू नॉट का यूनिट टेस्ला मीटर एम्पियर -1। टेस्ला से टेस्ला कट देगा, ये मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स, ये एम्पियर -1 ऊपर जाएगा तो एम्पियर, तो यूनिट हुआ AM -1। नेक्स्ट आया यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये क्या है? ये सिंपल सा है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम। कुछ मतलब समझ में नहीं आया तो डायग्राम देखिए। मान लेते हैं ये एक सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस के अंदर डाइपोल बना हुआ है, अलग अलग डायरेक्शन में क्या बना हुआ है? डाइपोल बना हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस सब्सटेंस को जिसके अंदर अलग अलग डाइपोल बना हुआ है उसको हम लोग रखेंगे एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। कहाँ रखेंगे? एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, समझ रहे हैं? और एक सब्सटेंस रख दिए, इसके अंदर अलग अलग डाइपोल बना है, तो इसके अंदर का जो डाइपोल है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अपने आप को क्या करेगा? बना लेगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड में रखें। अब ये जो इसके अंदर का जो सब्सटेंस है सब किस डायरेक्शन में हो गया? इसी डायरेक्शन में हो गया। उसी को क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। कितना इसका इंटेंसिटी है कि ये इसके अंदर भी डायरेक्शन अपने तरह ही कर लेगा। समझ में आ गया? तो उसको फॉर्मूला लिखते हैं नेट मैग्नेटिक मूवमेंट अपॉन वॉल्यूम। आया कि नहीं आया समझ में? समझ गए ना कि एक सब्सटेंस है, उसके अंदर अलग अलग डाइपोल बना है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखो, ये सारा डाइपोल अलग अलग डायरेक्शन का क्या बना लेगा? उसी डायरेक्शन में बना लेगा। उसी को बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। नेक्स्ट है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। सर ये क्या लिखे हैं? सेम डायरेक्शन, सपोर्ट, अपोजिट, अपोज। तो इतना कुछ झंझट नहीं लेना है, सिंपल सा बात ही समझना है हम लोग को। सर एक सब्सटेंस है, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल ले लेते हैं, लोहा, स्टील भी है, ठीक है। मैग्नेटिक मटेरियल 3 टाइप का होता है, पढ़ेंगे आगे। पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। कोई भी ऐसा सब्सटेंस ले लेते हैं, एक सब्सटेंस ले लिए। अब सर यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कराएं। क्या कराएं? मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कराएं। इसके अंदर कुछ डाइपोल था ना, था कि नहीं था? कुछ अपना पार्टिकल्स। अगर ये भी पार्टिकल, सब्सटेंस का पार्टिकल अपने आप को इसी डायरेक्शन में बना लेगा। किस डायरेक्शन में? इसी डायरेक्शन में बना लेगा, तो सेम डायरेक्शन हो जाएगा। तो ये सब्सटेंस क्या कर रहा है? इसको सपोर्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। मान लेते हैं कि एक सब्सटेंस है, इसके अंदर अलग अलग डायरेक्शन में है। सर इधर मैग्नेटिक फील्ड है और ये इसके अंदर का पार्टिकल क्या करे? अपने आप को अपोजिट बना ले। क्या बना ले? अपोजिट। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर है, जैसे इस पे गया ये अपोजिट बना लिया, तो ये क्या होगा सर? निगेटिव होगा। इसके अंदर का ससेप्टिबिलिटी क्या हुआ? निगेटिव। क्यों सर? क्योंकि ये क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। और इस सब्सटेंस के अंदर का ससेप्टिबिलिटी क्या होगा? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट कर रहा है। समझ में आ गया? तो डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू मैग्नेटाइजिंग फोर्स। इसका मतलब यही होता है कि ये हुआ हमारा ससेप्टिबिलिटी का सिंबल और ये है इंटेंसिटी अपॉन फोर्स। मतलब क्या होता है सर? मतलब यही होता है, अगर अपने अंदर का एक सब्सटेंस, अपने अंदर का पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कर ले तो वो ससेप्टिबिलिटी क्या होगा? पॉजिटिव। अगर उसको अपोजिट डायरेक्शन में कर लेगा तो निगेटिव। समझ में आ गया? नेक्स्ट है रिलेटिव परमेबिलिटी। ठीक है, जो भी लिखा हुआ है वो बस डेफिनेशन लिखने के लिए है। इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ परमेबिलिटी ऑफ मीडियम। किसी भी मीडियम में रख रहे हैं, वो मीडियम कितना परमिट कर रहा है, किस चीज का? मैग्नेटिक फील्ड को पास कराने का, टू परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। मतलब पानी में रख दो, एक फ्री स्पेस में रखो, समझ रहे हो, जहाँ पे वैक्यूम बना हुआ है, तो उसका रेशियो क्या बोलते हैं हम लोग? रिलेटिव परमेबिलिटी। तो फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो समझो ऐसे कि सर यहाँ पे मान लेते हैं कि फील्ड लाइन आया कितना? 100। एक मैग्नेट रखे हैं, मैग्नेट क्या बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितना आया? 100।
सर एक सब्सटेंस लिए हैं, इस सब्सटेंस के अंदर से जब क्रॉस करेगा ना, तो सर यहां से बस क्रॉस किया इधर आके 90, 100 लाए थे और 90 क्रॉस किया, तो इसका मतलब रिलेटिव परमेबिलिटी पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? रिलेटिव परमेबिलिटी सर ये 100 लाए थे, ये 90 हुआ, तो रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होगा? 1 से छोटा होगा, लेस देन 1, ठीक है, लेस देन 1। अगर सर 100 लाइन लेके आए हैं और इससे क्रॉस किया, यहां से कितना लाइन क्रॉस कर गया? 110 या 500 या 400 अधिक क्रॉस कर गया, तो इसके अंदर रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होगा सर? 1 से बड़ा। सर ये कैसे हो रहा है? देखो ये ऐसे होता है कि 3 टाइप का मटेरियल होता है। सबसे लास्ट होता है फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक मतलब एकदम उसको मोहब्बत है मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितना आएगा ना, उतना अपने पास लेके उससे अधिक ही बना के भेजेगा। उसके अंदर खुद का प्रॉपर्टी है कि अगर 100 आएगा वो 500 बना के भेजेगा। जैसे लोहा है, सॉफ्ट आयरन, उस 100 लाइन आएगा ना तो ये 500 बना के भेजता है। सपोर्ट भी करता है, ससेप्टिबिलिटी क्या होगा? पॉजिटिव। और सर 100 आया, 110 भेज दिया, तो मतलब सर ये यूआर भी क्या होगा? ग्रेटर देन 1, मतलब रिलेटिव परमेबिलिटी इज ग्रेटर देन 1। और इसमें सर 100 आ रहा है, उससे कम ही भेज रहा है, रिलेटिव परमेबिलिटी इज लेस देन। कम क्यों भेजा होगा सर? क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसा बना होगा जो क्या किया होगा सर? अपोज किया होगा। 100 को 10 को अपोज करेगा तभी 90 निकलेगा, तभी 90 निकलेगा। यानी सर इसके अंदर कुछ ऐसा डाइपोल, कुछ ऐसा पार्टिकल बना होगा जो इसको क्या करेगा? अपोज करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में बना होगा, तभी 100 आया और 90 निकला। तो यही होता है रिलेटिव परमेबिलिटी। यही तक पढ़ा है ना? हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक सब्सटेंस या मैग्नेटिक मटेरियल। तो 3 टाइप का मैग्नेटिक मटेरियल होता है, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। तो डायामैग्नेटिक क्या होता है? डायामैग्नेटिक ऐसा सब्सटेंस है जो कि वीकली रिपेल करता है मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। जैसे ये एक डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है और यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रहा है, तो इसके अंदर डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर अपोजिट डायरेक्शन में डाइपोल बन जाता है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में बने तो क्या करेगा? उसको रिपेल करेगा, ठीक है, वीकली रिपेल करता है। एग्जाम्पल के लिए कॉपर हो गया, वाटर हो गया, ये लोग क्या है? ये लोग डायामैग्नेटिक सब्सटेंस हुए। देन है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस है जो कि सपोर्ट करता है, बट कैसा सपोर्ट करेगा? वीकली सपोर्ट करेगा। इसका मतलब एक सब्सटेंस ले लेते हैं अगर, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन में रखेंगे, यहां से अगर 100 लाइन आ रहा है तो ये सपोर्ट करेगा, उसी डायरेक्शन में बनाएगा डाइपोल को, और यहां से 105 लाइन निकल जाएगा। मतलब 100 आ रहा था, 105 लाइन निकल गया। सपोर्ट करता है बट बहुत कम सपोर्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब क्या है? फिर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। नेक्स्ट है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है? ये काफी ज्यादा सपोर्ट करता है, स्ट्रांगली सपोर्ट करता है, जैसे कि आयरन हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये क्या है? फेरोमैग्नेटिक। अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन में ऐसा सब्सटेंस रखे कि अगर 100 लाइन आ रहा है तो ये यहां से 500 लाइन निकाल देगा, ठीक है, उसको सपोर्ट करेगा और 500 लाइन निकाल देगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो क्या कर रहा है? हाईली सपोर्ट कर रहा है, स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहा है। अब बारी बारी हम लोग सबके बारे में पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहला है डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जो भी है एटम, आयंस, जो भी एटम, मॉलिक्यूल, आयन, वो सब क्या करता है? कोई भी मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं शो करता है। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जितने भी आयंस हैं, एटम है, मॉलिक्यूल है, कोई भी डाइपोल मूवमेंट शो नहीं करता है। डू नॉट पोजेसेस एनी मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में करता है तो मैग्नेटिक मूवमेंट शो ही नहीं करता है। नेक्स्ट है कि अगर हम लोग ऐसे सब्सटेंसेस को रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो वो क्या करेगा? वीकली मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। मैग्नेटाइज्ड तो होगा, एक ये क्या है? डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये अगर मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग रख रहे हैं तो ये मैग्नेटाइज्ड होगा, बट बहुत कम होगा और अपोजिट डायरेक्शन में होगा। मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे जा रहा है तो ये मैग्नेटाइज्ड होगा, बट ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा। कुछ हम लोग प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे कि क्योंकि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या करता है? डायामैग्नेटिक सब्सटेंस अपोज करता है। तो जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रहा है, ठीक है, तो अगर अपोज करना है तो ये हमेशा, अगर हम लोग डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को रखेंगे, ये हमेशा अपने आप को परपेंडिकुलरली अलाइन कर लेगा, हमेशा परपेंडिकुलर। ऐसे रखे हैं, एक घूम जाएगा ऐसे, तो परपेंडिकुलर टू दी मैग्नेटिक फील्ड, हमेशा अपने आप को परपेंडिकुलर बना देता है ताकि मैक्सिमम क्या कर सके? उसको अपोज कर पाए।
नेक्स्ट है व्हेन दे आर केप्ट इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट ट्राइज टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर फील्ड। क्योंकि डायामैग्नेटिक है तो क्या चाहेगा, ये अपोज कर रहा है, तो अपोज करेगा तो स्ट्रॉन्गर की तरफ नहीं जाएगा, कहां जाएगा, स्ट्रॉन्गर से वीकर की तरफ हमेशा जाएगा, फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर फील्ड। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर वीकली रिपेल्ड बाय डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। जैसे मान लेते हैं ये डायामैग्नेटिक सब्सटेंस से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, तो ये इसको क्या करेगा, ये रिपेल करेगा वीकली, ठीक है। कुछ लाइन तो पास हो जाएगा बट कुछ लाइन ऐसे आएगा और ये इसको रिपेल कर देगा, ठीक है। देख रहे हैं आप लोग, पास होके चला जाएगा, इसके अंदर से नहीं जाएगा। तो क्या करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डायामैग्नेटिक सब्सटेंस वीकली रिपेल करता है। अब नेक्स्ट है रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस इज लेस देन 1, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि सर अगर यहां से कुछ लाइन आ रहा है और यहां से कुछ लाइन निकल रहा है, तो इसके अंदर से अगर 100 लाइन आ रहा है बाहर से, तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस से पास होके केवल 98 ही लाइन निकलेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, क्योंकि इसके अंदर तो अपोजिट डायरेक्शन में एटम अपने आप को अलाइन कर ले रहा है। तो 100 आया तो 98 ही निकला, तो 100 से कम है ना, तो रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होगा, हमेशा लेस देन 1 होगा, ठीक है। फिर समझिएगा कि ये एक डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है, यहां से 100 लाइन आ रहा है तो यहां से सिर्फ 98 निकलेगा, मतलब इससे कम निकला, तो कम निकला इसका मतलब रिलेटिव परमेबिलिटी लेस देन 1। और क्योंकि इसका डायरेक्शन उधर है और इसका डायरेक्शन इधर है, तो अपोज कर रहा है, अगर अपोज करेगा तो ससेप्टिबिलिटी क्या होगा, निगेटिव वैल्यू होगा, ठीक है। और स्मॉल निगेटिव क्यों, क्योंकि कम अपोज करता है, अपोज करता है बट कम करता है, तो इसका ससेप्टिबिलिटी क्या है, निगेटिव है। तो याद रखिएगा कि अगर सपोर्ट करेगा तो पॉजिटिव होगा ससेप्टिबिलिटी, और अगर अपोज करेगा तो निगेटिव होगा। तो यहां अपोज कर रहा है इस मटेरियल के अंदर, और डायामैग्नेटिक सब्सटेंस कभी भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर का एटम, मॉलिक्यूल, आयंस कुछ भी है वो मैग्नेटिक मूवमेंट शो करता है, ठीक है। उसके अंदर नॉन जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, अगर शो करेगा मतलब जीरो नहीं है, ठीक है। और इट गेट वीकली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटाइज्ड होता है, ये सब्सटेंस मैग्नेटाइज्ड होगा लेकिन उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि ये अपोज नहीं करता है, सपोर्ट करेगा बट थोड़ा कम सपोर्ट करेगा। तो प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ऐसे सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं, देख लीजिएगा। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं, तो लिखा हुआ है कैल्शियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब क्या है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो प्रॉपर्टीज है दे अलाइन देमसेल्फ पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। वो अपने आप को कैसे अलाइन करेंगे, तो जैसे ये है एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, यहाँ है मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रहा है, तो इसके अंदर के जो भी एटम है, मॉलिक्यूल है, वो अपने आप को पैरेलल अलाइन कर लेगा, अपोजिट नहीं कर रहा है, पैरेलल ही कर रहा है, ठीक है। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रहा है और ये सपोर्ट कर रहा है, तो ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस अपने आप को ऐसे ही अलाइन कर लेगा, पैरेलल, ठीक है। इससे पहले वाले केस में कैसे अलाइन कर रहा था, इससे पहले वाले केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रहा है तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस परपेंडिकुलर हो जा रहा था इसके। अभी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रहा है और ये सपोर्ट करेगा तो पैरेलल हो जा रहा है। When they kept in non-uniform magnetic field, it tries to move from weaker to stronger field. क्योंकि सपोर्ट कर रहा है तो weaker से किधर जाएगा, स्ट्रॉन्गर की तरफ। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर वीकली अट्रैक्टेड बाय पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, वीकली अट्रैक्ट होता है। इसका मतलब सर अगर लाइन आ रहा है तो कुछ लाइन ऊपर से जो जा रहा था वो जैसे घूम के जाएगा, ठीक है। कुछ लाइन जो नीचे से जा रहा था घूम के जाएगा, तो वीकली क्या हो रहा है, अट्रैक्ट होके जा रहा है, ठीक। नेक्स्ट है रिलेटिव परमेबिलिटी इज मोर देन 1। तो इसका मतलब समझिएगा आप लोग, रिलेटिव परमेबिलिटी इज मोर देन 1 का मतलब, ठीक है, बात मत करो यार, धीरे धीरे बात कर लो। रिलेटिव परमेबिलिटी इज मोर देन 1 का मतलब होता है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है और यहां से कुछ लाइन आ रहा है, तो अगर 100 लाइन आया तो ये अपने थ्रू 105 लाइन निकाला, मतलब 100 आ रहा था, 105 मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकला, तो थोड़ा सा अधिक निकला 100 से, इसीलिए रिलेटिव परमेबिलिटी इज मोर देन 1 होता है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है टेम्परेचर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हम लोग हटाएंगे तो एक कांस्टेंट टर्म सी आ जाएगा, इसको क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। तो हमारा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस यहाँ पे खत्म हो गया।
तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो हम लोग इससे पहले डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक पढ़ चुके थे और अभी हम लोग पढ़ेंगे फेरोमैग्नेटिक। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है? कोई भी एटम, मॉलिक्यूल और आयंस इसके अंदर, सब्सटेंस के अंदर क्या शो करता है? नॉन जीरो डाइपोल मूवमेंट शो करता है। क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट करता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, ये क्या करता है? स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड होता है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि सपोर्ट करेगा तो तुरंत मैग्नेटाइज होगा और स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड होगा। नेक्स्ट है, इसका कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग को जानना है। तो प्रॉपर्टीज जानते हैं हम लोग। सबसे पहला प्रॉपर्टी है स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये मैं समझा चुका हूं आपको कि मैग्नेटिक फील्ड के में रखा जाएगा तो ये उसको सपोर्ट करेगा और तुरंत स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाएगा। नेक्स्ट है, दे हैव टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर फील्ड। अगर ये सपोर्ट करेगा तो ये कहां मूव करेगा? वीकर से स्ट्रॉन्गर की तरफ। नेक्स्ट है, रिलेटिव परमेबिलिटी इज मच ग्रेटर देन 1। इसका मतलब है कि सर अगर ये एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है जैसे कि सॉफ्ट आयरन, निकेल, अगर इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, यहां से 100 लाइन आएगा तो ये उसको क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। और सपोर्ट करने के बाद ये कितना लाइन यहां से निकालेगा? सर 500 लाइन, मतलब कुछ ज्यादा ही सपोर्ट कर रहा है। तो ये उससे अधिक निकाल रहा है, मतलब रिलेटिव परमेबिलिटी क्या हो गया? ग्रेटर देन 1। और सपोर्ट कर रहा है इसलिए ससेप्टिबिलिटी क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ, लेकिन कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव होगा। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे ससेप्टिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस डिक्रीज है। ससेप्टिबिलिटी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बट कब होगा? आफ्टर अ सर्टेन टेम्परेचर, कुछ टेम्परेचर के बाद। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप ले लीजिए आयरन पे 1000 केल्विन के बाद ही फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस अपना अस्तित्व खो देता है और क्या बन जाता है? पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट है क्यूरी लॉ। क्यूरी लॉ में 2 पॉइंट महत्वपूर्ण है। पहला ये कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटाइजिंग फोर्स के, और दूसरा पॉइंट ये है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। दोनों को हम लोग मिला दिए तो h/t आ गया। प्रोपोर्शनल हटाएंगे इक्वल टू आएगा, एक कांस्टेंट टर्म c आ जाएगा, CH/t। ठीक है, अब ये h को अगर हम लोग I के पास ला दें तो डिवाइड हो जाएगा। I/h कहलाता है ससेप्टिबिलिटी, तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो ये क्यूरी लॉ है, यहाँ पे खत्म हो गया। फिर से मैं एक बार बताता हूँ कि क्यूरी लॉ क्या है। क्यूरी लॉ में 2 पॉइंट है। पहला ये कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटाइजिंग फोर्स। दूसरा ये इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। दोनों को हम लोग मिला देंगे तो क्या बनेगा? I = h/t। सर प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल हटाएंगे कांस्टेंट टर्म c आ जाएगा। सर इस h को यहां लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। सर I/h क्या होता है? ससेप्टिबिलिटी। I/h क्या होगा? ससेप्टिबिलिटी। C/t इनवर्सली प्रोपोर्शनल। होप आपको पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आ गया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।